हाँ भाई, क्या कराया था कल बताओ। न्यूमेरिकल कराए। होमवर्क दिया था। क्या? कैलकुलेशन दी थी। कर लाए। आ गया आंसर? चेक नहीं किया है। क्या आया आंसर उसका बताओ। आंसर बताओ आंसर। मैच कर लिया बुक में? सही है। सही है। पहला वाला क्या 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 पूछा था? क्या क्या पूछा था? अच्छा, क्यू की वैल्यू। हाँ, मुझे याद आ रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाया था हमने। ये लगाया था ना। इसमें वैल्यू रखी थी, तो क्या आया आंसर इसका? हम्म। -3 कूलाम। देखो, ये तो आएगा पहले पॉइंट का आंसर। दूसरे का बताओ। फाई, हाँ, अब फाई निकालना था दूसरे में इस फॉर्मूले का यूज करके। ये जो क्यू आया है, इसको यहाँ रखना था, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखनी थी, फिर डिवाइड। क्या आया इसका? हाँ हाँ, वही बताओ। 1.6 10⁸ और इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन अपॉन कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। ये अगर आंसर आपके आ रहे हैं तो सही है, बुक में यही है, यही है। डायरेक्ट वैल्यू रख के कैसे? फिर क्या करा तुमने? मतलब ऐसे ही लिख दिया? ये आंसर थोड़े ना हुआ ये तो। आपकी कैलकुलेशन बनी है, अब आंसर तो निकलेगा। ये छाप रहे हैं, देखो तुम ना करते हो कुछ भी घर से? घर से कुछ ना करते हो? अब तुम मल्टीप्लाई डिवाइड भी ना कर रहे घर से, तो क्या करोगे? हैं? हाँ। रफ में किया था, हाँ ठीक है, ठीक है। तुम्हारा कहाँ है? आ गया आंसर, यही आया है। खुद करा? तुम्हारा आया काव्य? खुद से करा था या पूछ लिया? ऐसे नहीं करना है। खुद से आया। तुमने करा? ठीक है। देखो, जो चीज मैं छोड़ता हूँ उसको घर जाके करा करो। खुद से जरूर, ईमानदारी से, ईमानदारी दिखाया करो थोड़ी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसकी हेडिंग डालें आप। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। हाँ, ये अब एप्लीकेशन अब स्टार्ट हुई है असली वाली। वो तो एक एप्लीकेशन थी, अभी और एप्लीकेशन है कई सारी इसकी। जो पूछेगा वही तो लिख के आएगा, सब लिख के आएगा। वो एक एप्लीकेशन थी, वो नहीं करके आनी है। ये जो आप करा रहे हैं, ये करनी है। इसी में से आएगी एक एप्लीकेशन जरूर, कोई ना कोई। गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग। सही है। अब कई सारी एप्लीकेशन है गॉस के नियम की। एप्लीकेशन का मतलब होता है गॉस के नियम का यूज। यूज कहाँ है इसका? तो मैंने बताया भी होगा पीछे कि गॉस के नियम का यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। अलग अलग जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझते हैं ना? अब क्या करूंगा, मैं एक वायर ले लिया, मान लो जैसे मैंने। वायर पे चार्ज है। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। तो अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी ना चारों तरफ। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालूंगा किसी पॉइंट पर। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा? गॉस लॉ का यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही
अभी मैंने वायर पे चार्ज लिया, ऐसे ही मान लो कोई प्लेट है, प्लेट पे चार्ज है फैला हुआ सब में। अब उसके भी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो उससे भी किसी पी पॉइंट पर, आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें भी किसका यूज होगा, गॉस लॉ का। अब मान लो किसी स्फेयर पे चार्ज है, स्फेयर पे चार्ज है तो उसके अंदर और बाहर और उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, किसका यूज होगा, गॉस लॉ का। स्फेयर सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है। सॉलिड का मतलब ठोस, हॉलो का मतलब खोखला गोला भी हो सकता है। ठीक है, तो इन सब जगह गॉस लॉ का यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझो तरीका कैसे निकालेंगे। यही पैटर्न बार बार फॉलो होगा, एक पैटर्न यूज होता है इसमें, वही पैटर्न बार बार फॉलो करना है आपको, हर आर्टिकल में वही करना है, चाहे तार के पास निकाले चाहे किसी के पास निकाले। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका जनरल मेथड होता है फ्लक्स निकालने का, यानी फ्लक्स कैसे निकालते हो आप, फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ई, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। पहले इस फॉर्मूले से क्या कैलकुलेट कर लेना है, फ्लक्स कैलकुलेट कर लेना है। सही है, इस फॉर्मूले से फ्लक्स कैलकुलेट करने के बाद मैं पैटर्न बता रहा हूँ, किस पैटर्न को फॉलो करेंगे हम हर आर्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। पहले फ्लक्स निकाल लोगे, फिर गॉस लॉ लगाओगे। क्या लगाओगे, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे भी क्या कैलकुलेट कर लोगे, फ्लक्स। उससे भी फ्लक्स कैलकुलेट करा पहले जनरल मेथड से, फिर गॉस लॉ से फ्लक्स कैलकुलेट करा। आपको पता है दोनों फ्लक्स कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। इन दोनों फ्लक्स को आपस में क्या कर देना है, क्या कर देना है, इक्वल रख देना है। और इक्वल रखते ही आपको यहां से किस चीज की वैल्यू मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। अब वो कैसे मिलेगी वो मैं समझाऊंगा, फिलहाल पैटर्न यही यूज होगा। सबसे पहले जनरल मेथड से फ्लक्स निकालो, फिर गॉस के लॉ से फ्लक्स निकालो, फिर दोनों फ्लक्स को आपस में क्या कर दो, इक्वल रख दो, और जैसे ही इक्वल रखोगे वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये चीज हर आर्टिकल में मैं यूज करूंगा, हर आर्टिकल में इस चीज का यूज होगा, बार 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 यही चीज यूज होगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हम करते हैं गॉस के नियम का, कहाँ करेंगे, अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई के चालक, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जैसे मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। चालक तार के निकट, के निकट वैद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता। ये पहला मैंने आपको एप्लीकेशन लिखवाया। ठीक है, तीव्रता को यहाँ ना लिख के मैं वहां लिखूंगा, उसको नोट करो जरा पहले। साइड में लिखा है, साइड में ही नोट कर लो कहीं पे। कर लिया नोट, ये कर लिया। याद रखना क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, गॉस का नियम लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, बस इक्वल रखते ही दोनों। हाँ, तो पहला यूज क्या पढ़ रहे हैं, अनंत लंबाई के चालक तार या चालक सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर
A conducting straight wire of infinite length. Infinite length. क्वेश्चन कैसे आएगा? इसका क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। आएगा अनंत लंबाई के चालक सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। बस क्या आगे लिखा होगा? सूत्र ज्ञात कीजिए या तीव्रता का व्यंजक उत्पन्न कीजिए, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके एक एक हेडिंग एक एक क्वेश्चन बनाती है ये पूरा पूरा, है ना। कहीं जितने भी यूज पढ़ोगे कोई ना कोई यूज आ जाएगा जरूर। तो कह रहे हैं अनंत लंबाई का एक तार है। अब अनंत लंबाई का तार कैसे हो जाएगा, है ना। अनंत तो अनंत है, लेकिन देखो यहाँ पे ध्यान रखो, फिजिक्स में यहाँ पे अनंत का मतलब वो वाला अनंत नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ऐसा कोई तार ही नहीं होता जिसकी लेंथ अनंत हो। अनंत का यहाँ मतलब है बहुत ही लंबा तार है, उसकी जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, लेंथ बहुत ज्यादा है वायर की। तो जब बहुत ज्यादा लेंथ होती है तो उसको यहाँ पर इनफाइनाइट के सेंस में कह रहे हैं, ठीक है। वैसा वाला इनफाइनाइट नहीं है। तो मैं एक यहाँ पर एक स्ट्रेट वायर बना लेता हूँ। ये एक वायर है और इसकी मैं लेंथ को ऐसे डैश 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 कर देता हूँ। ये रिप्रेजेंट कर रही है कि वायर बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है, यानी इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। तो ये इधर देखो बोर्ड पर, ये वायर है। अब वायर है तो वायर पे क्या होगा बताओ? चार्ज होगा। मान लेता हूँ पॉजिटिव चार्ज है। अब पूरे वायर पे वो कैसा चार्ज है? पॉजिटिव है और यूनिफॉर्म है, देखो। यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है यहाँ पर? कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का? लीनियर है। एक लाइन में ही तो है सारा का सारा चार्ज, देखो। जब लाइन में चार्ज होता है मैंने बताया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सरफेस पे होता है तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन लगेगी? लेमडा सिग्मा रो। लेमडा सिग्मा रो लेमडा लगेगा, क्योंकि देखो लेंथ में ही तो चार्ज है। अरे लेंथ पे ही तो चार्ज है, शकल देख रहे हो एक दूसरे की। कुछ नया बोल दिया मैंने। तो लाइन में चार्ज है तो फिर लेमडा लगता है, सरफेस पे चार्ज होता है सिग्मा लगता है, वॉल्यूम में चार्ज होता है रो लगता है। ये तो लगता है। तो अब बताओ, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सरफेस फ्लक्स कैलकुलेट करना है जनरल फॉर्मूले से। लेकिन फ्लक्स कहाँ से? कोई सरफेस भी तो हो। तो हम क्या करेंगे? गॉसियन, क्योंकि गॉस लॉ भी लगेगा ना इसमें, तो गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। कैसा गॉसियन सरफेस होगा यहाँ पे बताओ? किस शेप का गॉसियन सरफेस बनेगा? सिलेंडर बनेगा ना, क्योंकि गॉसियन सरफेस की क्या कंडीशन होती है? हर हर जगह क्या होना चाहिए? सेम फ्लक्स। तो सेम फ्लक्स करने के लिए एक ऐसा सरफेस बनाओ जिसके हर पॉइंट पर सेम हो वैल्यू। तो हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? सिलेंडर बनाना पड़ेगा। ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, ध्यान रखना। मेरी बराबर नहीं है, क्या? तुम ध्यान रखना लेकिन। सही है। ये क्या बना दिया हमने? क्या नाम है इसका? सिलेंडर तो है, लेकिन है क्या ये? गॉसियन सरफेस। ये है गॉसियन सरफेस। तो पहला काम तो आपको यही कर लेना है कि गॉसियन सरफेस बना देना है पहले तो। अब गॉसियन सरफेस के अंदर ये तार है आपका। कितनी रेडियस का गॉसियन सरफेस बनाया है? तो आर रेडियस का बनाया है। कितनी रेडियस का? आर रेडियस का ये सिलेंडर बनाया है, मतलब कहने का मतलब ये है। तो अब आपको क्या करना है? पहला फर्स्ट स्टेप के फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। अब फ्लक्स, देखो यहाँ कितने सरफेस दिखाई दे रहे हैं तुम्हें बताओ? मतलब सरफेस कितने हैं? दो तो सर्कुलर सरफेस है ऊपर की तरफ, एक ऊपर एक नीचे, और एक कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर का। तो तीन सरफेस हो गए ना। मैं नंबर डाल देता हूँ। पहला तो ये है, दूसरा ये कर्व्ड वाला, और तीसरा ये वाला। ठीक है।
अब बताओ, वायर पे तार, उस पे वायर पे चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ही तो बनेगी, आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड बनेगी, निगेटिव होता तो इनवर्ड बनती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगी। ये 3D में इमेजिन करें आप, 3D में हर डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी होगी और सही है। ये हर डायरेक्शन में वायर से क्या निकल रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी, उसमें सिलेंडर रखा है आपका, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेक्टर, बोलो मत, इधर समझो। सही है। अब हमें निकालना है फ्लक्स। तो जो फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स होगा सिलेंडर से निकलने वाला, टोटल फ्लक्स प्रो गॉसियन सरफेस या सिलेंडर, वो किसके बराबर होगा बताओ। वो जितने भी सरफेस है उनसे निकलने वाले फ्लक्स के बराबर होगा, एडिशन के बराबर होगा। यानी जो टोटल फ्लक्स होगा वो बराबर होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ये φ1 φ2 φ3 क्या है, φ1 है पहले सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, φ2 है सेकंड सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, और φ3 है थर्ड सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स। अब अगर आप φ1 φ2 φ3 की वैल्यू निकाल के रख देते हैं तो सिलेंडर से निकलने वाला टोटल फ्लक्स आपका आ जाएगा। सही है। तो हम निकाल लेते हैं टोटल फ्लक्स सिलेंडर से निकलने वाला। फ्लक्स का फॉर्मूला कौन सा लगाना है, वही इंटीग्रेशन ईडीए कॉस थीटा वाला। तो चेक कर लो जरा, अगर आप निकालना चाह रहे हैं φ1, सबसे पहले φ1 निकाल लेते हैं, पहले सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। ये थीटा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच की डायरेक्शन, सॉरी एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। पहले सरफेस पे आ जाओ, पहले सरफेस पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कट कर लो जरा, इसको ही तो डीए कह रहे हो आप। ये जो डीए है वो यही तो है, छोटा सा एरिया एलिमेंट। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी। अरे ऐसे सिलेंडर है क्या, ये जो एरिया है इसकी डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड होगी ना। यानी ये होगी डायरेक्शन डीए वेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर। ये भैया क्लोज है तभी तो सरफेस पे निकाल रहे हैं हम, देख क्लोज सिलेंडर है, तभी तो तीन सरफेस मारे हैं। तो इस वाले सरफेस पे क्या हो रहा है, एरिया की डायरेक्शन तो ऊपर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, कितना एंगल बना, कितना एंगल बना, 90 बना ना। तो ये एंगल कितना बनेगा, यहाँ थीटा कितना होगा, 90 होगा। अब थीटा की वैल्यू जैसे यहाँ 90 रखोगे, φ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 90 कितना होता है, 0। तो φ1 कितना आ गया, φ1 कितना आ गया, 0। सही है। φ2 को एक मिनट के लिए होल्ड करो, φ3 पे पहुंचो डायरेक्ट। क्या जैसा यहाँ हुआ है वैसा यहाँ नहीं होगा, इसमें एरिया ऊपर था, इसमें एरिया नीचे चला जाएगा डायरेक्शन एरिया की। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है अभी भी। तो देखो, अगर ये एरिया एलिमेंट लोगे तो आप डायरेक्शन किधर हो जाएगी, ये डीए वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, अब भी एंगल कितना है थीटा, 90। तो φ3 भी क्या आने वाला है, 0। तो सिमिलरली लिख दूं, सिमिलरली φ3 भी क्या हो जाएगा, 0। बात समझ में आती है यहां तक। ऐसे भी समझ सकते हो, एक तो हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया आपको, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के भी बता सकते हो। ये सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, इधर जा रही है, क्या इसमें से क्रॉस कर रही है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें से तो क्रॉस नहीं कर रही ना, टच करके जा रही है ऐसे करके। जब टच करके जाती है तो फ्लक्स क्या होता है, 0। तो यहाँ से भी टच कर रही है, यहाँ से भी टच कर रही है, फ्लक्स हो गया दोनों साइड से 0। कर्व्ड सरफेस पे आओ, कर्व्ड सरफेस में से तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, यानी यहाँ पर 0 नहीं होगा, यहाँ पर फ्लक्स 0 नहीं होगा, यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो अब मैं बात कर लेता हूँ φ2 की, यानी सरफेस 2 की, ऐसे कह दो φ2। फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन
ई डी ए कॉस थीटा। कोई स्टूडेंट बता सकता है थीटा कितना होगा कर्व सरफेस के लिए? बताओ, ये जो कर्व सरफेस है इसके लिए थीटा कितना होगा? इसके लिए भी जीरो होगा तो फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। अच्छा, थीटा जीरो होगा? तो थीटा जीरो होगा, और बताओ। 180 होगा, और बताओ। जीरो होगा थीटा, और बताओ। तुम बताओ अर्पित। हम्म। जीरो होगा थीटा। तुम बताओ सचिन। थीटा। हम्म। जीरो। तुम बताओ। हाँ, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, मतलब आप समझ रहे हो। एंगल जीरो ही होगा, क्योंकि देखो सिलेंडर है ना, और सिलेंडर की हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। कोई भी एरिया एलिमेंट ले लिया आपने, मान लो इसका कर्व्ड सरफेस का, तो उसकी डायरेक्शन इधर होगी, पीछे से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रही होगी। कोई भी ले लो आप, जहां भी लोगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो आ रही होगी उस एरिया एरिया एलिमेंट के अंदर। तो यानी अगर आपने ये वाला लिया, तो देखो एरिया किधर हुआ इसका, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है, इधर। तो थीटा क्या हुआ, जीरो। अब मान लो कोई स्टूडेंट कह रहा भैया मैं ये तो ना ले रहा, मैं तो ये लूंगा इधर वाला, तो मैंने कहा इधर वाला ले ले, तो इधर भी एरिया किधर होगा, अब इधर होगा, इधर। आउटवर्ड होता है हमेशा, एरिया की डायरेक्शन इनवर्ड कभी भी नहीं लेनी है। कहाँ लेनी है, नॉर्मली आउटवर्ड। जो भी क्लोज सरफेस है उसके बाहर की तरफ लेते हैं। तो ये डीए हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, ये आएगी। तो यहाँ भी थीटा क्या हुआ, जीरो। कोई भी ले लो आप इधर वाला ले लो, ऊपर वाला। ऊपर वाला भी लोगे तो अंदर से बाहर की तरफ भी तो आ रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। या तो 2D में इधर इधर दिख रही है, 3D में इमेजिन करो हर डायरेक्शन में है ना। तो इस केस में थीटा क्या होगा, जीरो होगा। तो जब थीटा यहाँ जीरो रखोगे तो अब तो वैल्यू जीरो नहीं होगी। अब तो वैल्यू जीरो नहीं आएगी, क्योंकि कॉस जीरो क्या होता है, कॉस जीरो होता है वन। तो ये आएगा इंटीग्रेशन ई डी ए। अब ई की तो वैल्यू निकालनी है हमें, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ये ई तो निकालना है ना। लेकिन ई जो भी होगा वो कांस्टेंट ही तो होगा। सपोज करो हम क्या निकाल रहे हैं, यहां ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, आर डिस्टेंस पे यहां निकाल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पी पॉइंट को मिलाते हुए ही तो आपने गॉसियन सरफेस खींचा है। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसी पॉइंट से गॉसियन सरफेस खींचते हैं। ये पॉइंट बताना भूल गया मैं, स्टार्टिंग में बताना चाहिए था। जैसे आपने वायर से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट ले लिया, जहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो, तो इस पी पॉइंट को मिलाते हुए क्या खींचना है आपको, गॉसियन सरफेस। अब इतनी डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट लोगे, सब पर क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी। क्योंकि देखो आपने सिलेंडर लिया है ना, ये सिलेंडर के सरफेस पर है पॉइंट। तो कोई भी पॉइंट ले लो आप सरफेस पे, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम होगी ना। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। चलो, तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो कांस्टेंट, जितनी भी होगी होगी तो फिक्स। अरे होगी तो फिक्स, यानी ये ई तो आ जाएगा इससे कहाँ, बाहर। इंटीग्रेशन किसका होगा, केवल डीए का। तो हम लिख सकते हैं फाई टू इज इक्वल टू क्या, ई आ गया बाहर, इंटीग्रेशन क्या, डीए। अब डीए क्या है, कर्व सरफेस एरिया का एरिया एलिमेंट है। कर्व सरफेस एरिया का एरिया एलिमेंट का इंटीग्रेशन करोगे पूरा कर्व सरफेस मिल जाएगा। पूरा कर्व सरफेस मिला है, केवल ये नहीं मिले हैं, कर्व्ड की बात हो रही है। और सिलेंडर का कर्व सरफेस का एरिया कितना होता है, कितना, नहीं, नहीं, सिलेंडर का, नहीं, नहीं, है 2 पाई RL, बिल्कुल सही बताया। 2 पाई RL होता है, 2 पाई RL। एल क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ सिलेंडर है, और आर है रेडियस ऑफ सिलेंडर। बात समझ में आ रही है। तो देखो फाई वन भी निकल गया, फाई थ्री भी निकल गया, फाई टू भी निकल गया। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इस इक्वेशन में रख सकते हैं। रखना क्या है, ये दोनों तो जीरो ही हो गए, यही जो वैल्यू है यही आ जाएगी टोटल फ्लक्स में। तो मैं लिख देता हूँ उसको। हाँ लिखूँ, पहले नोट कर लो फिर लिखूंगा।
पहले लिखना है इसमें थोड़ा सा। देखो, माना माना एक अनंत लंबाई के माना एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित एक समान आवेशित तार का तार का रेखीय आवेश घनत्व रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है। रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा? लेमडा। लेमडा है। माना कि तार के निकट माना कि तार के निकट स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। नई लाइन से लिखो। इसके लिए हम बिंदु P को मिलाते हुए एक बेलनाकार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जिस पर जैसे देखो, जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स का मान या वैद्युत क्षेत्र का मान, ऐसे लिखो, वैद्युत क्षेत्र का मान समान होगा। वैद्युत क्षेत्र का मान कैसा होगा? समान होगा इस गोलीय इसके गॉसियन सरफेस के, है ना। अब नोट कर लो। अब यहां तक नोट करो। ये डायग्राम भी बनाओ। अगली लाइन से आते हैं। नोट हो गया ये?
हम्म, डायग्राम भी बनाता रहेगा, नोट भी करेगा। हो गया। फुर्ती से लिखा करो, एकदम फुर्ती से, हवा की तरह तेज। हो गया। ये मिटा रहा हूँ नीचे वाला पोर्शन। मिटा दूं? मिटा दूं? तो बताना जरा वैल्यू क्या क्या है। तो यहाँ से हमारा टोटल फ्लक्स निकलेगा क्या? फाई वन की वैल्यू क्या थी? 0। फाई टू की वैल्यू थी E × 2 π r l, और फाई थ्री की वैल्यू थी 0। ठीक है। तो ये आपने किस मेथड से फ्लक्स निकाला? जनरल मेथड से। किस मेथड से? जनरल मेथड से आपने ये फ्लक्स निकाला। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब मैंने जो नोट पॉइंट में बात लिखवाई थी वो देखो, समझो क्या है। क्या लिखवाया था? पहले जनरल मेथड से फ्लक्स निकालना है, फिर गॉस के नियम से फ्लक्स निकालना है। तो जनरल मेथड से तो फ्लक्स आ गया। अब क्या लगा दूं? गॉस का नियम लगा दो। ठीक है। तो लगाओ, बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है? कि किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स बराबर होगा उस सरफेस में जितना चार्ज इनक्लोज्ड है उसके, और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 1/ε0 से। तो कितना चार्ज इनक्लोज्ड है इसके अंदर? तो चार्ज की डेंसिटी तो लेमडा है, लेकिन हम मान लेते हैं चार्ज है क्यू। क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है मान लेता हूं मैं। तो फिर कैसे लगा सकते हैं गॉस लॉ? तो जो फ्लक्स होगा इससे निकलने वाला वो होगा क्यू डिवाइडेड बाय क्या? ε0। ये तो है गॉस का नियम बस। इसको क्या कह रहा है? इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बताओ, इक्वेशन फर्स्ट में भी फ्लक्स है, इक्वेशन सेकंड में भी फ्लक्स है, और आपको पता है गॉस का नियम बिल्कुल सही है। तो दोनों फ्लक्स की वैल्यू क्या है? इक्वल ही होनी चाहिए। इक्वल होनी चाहिए ना वैल्यू। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को क्या कर दूंगा? इक्वल कर दूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है? ई निकालना है।
इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई तो मुझे तभी मिलेगा ना जब इनको इक्वल करूंगा, तभी तो ई की वैल्यू निकलेगी। हाँ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या करूं, इन दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो। तो ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई निकालना है ना, तो 2 पाई आर एल को उधर शिफ्ट कर दो, तो ये आएगा ई इक्वल क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट के पास में आ जाएगा, तो 2 पाई है ना आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आंसर आ गया। और इसको हम, क्योंकि हम जानते हैं इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लेमडा, तो लेमडा क्या होता है, लेमडा बराबर होता है क्यू अपॉन एल के। तो देखो क्यू ये है और एल ये है, तो क्यू अपॉन एल ये लेमडा नहीं बन गया, तो क्यू अपॉन एल की जगह मैं लेमडा लिख सकता हूं। तो ई इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई आर क्या, ये जो वैल्यू आई ये वायर के पास में पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ, आर डिस्टेंस पर वायर के पास कोई पी पॉइंट है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी। ठीक है, नोट कर लो। तो ये एप्लीकेशन है गॉस लॉ का, बिना गॉस लॉ के आप नहीं कैलकुलेट कर पाते इसको। देखो, ये आपने अभी पहला एप्लीकेशन करा है, गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन है ये, ऐसे अभी कई सारे करने हैं, तो सब में यही पैटर्न फॉलो होगा जो मैंने बताया अभी। इधर देखो, इधर इसको देखो, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है। इधर देखो, जैसे हम याद करते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा, चेक करना ये आ रहा नहीं आ रहा वापस, इनटू में 2 लैम्डा अपॉन आर। बताओ लिख सकता हूँ नहीं, वापस ये आ रहा नहीं आ रहा है, देखो 2 से 4 को कट करो, 2 2 जा 4, तो नीचे 2 बचेगा एक, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और 2 से 2 कट जाएगा तो लेमडा बन जाए, लेमडा ही आ जाएगा ऊपर। सही है, तो ऐसा क्यों लिखा, ताकि याद रहे। ज्यादातर में रिजल्ट में ये वाली वैल्यू बन जाती है ना, इसकी वैल्यू हमें याद होती है 9 × 10⁹ लेमडा की वैल्यू रखेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम आएगी, है ना, इसको याद करना आसान है। बात समझ आ रही है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख लो इसको ऐसा, इसके नीचे, के नीचे लिख लो इसको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर वेक्टर, वेक्टर होती है। यानी ये जो वैल्यू है ये तो केवल क्या बता रही है, मैग्नीट्यूड। अगर आपसे डायरेक्शन पूछ ली जाए कि पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो इतनी होगी, लेकिन डायरेक्शन किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, किस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ किस डायरेक्शन में है। प्लस माइनस कहाँ है, या माइनस कहाँ है, या बाहर की ओर, बताओ ना, तो ऐसे बताओ बाहर की ओर, मतलब सिलेंडर से बाहर की ओर। यानी और सिलेंडर से बाहर कौन है, देखो आर ही तो है भाई, आर को ही तो आप यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कह रहे हो, ये देखो ये ऐसी आर इधर है, ये है ये, मतलब जिधर आर मतलब रेडियस है ना सिलेंडर की, उधर की तरफ ही क्या लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, जिधर एरिया की डायरेक्शन है। हाँ ऐसे कह सकते हो, लेकिन एरिया की डायरेक्शन को मत लो आप, ये लो आर को, जिधर आर की डायरेक्शन है रेडियस वेक्टर की, उधर ही आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ऐसी ऐसी डायरेक्शन को हम पता क्या बोलते हैं, जो आर की तरफ होती है डायरेक्शन, उनको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। रेडियली, रेडियली मतलब रेडियस के अलाउ, रेडियली और किधर बाहर की तरफ, तो आउटवर्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यहां पर वो क्या होगी, रेडियली, कैसी, आउटवर्ड, यानी आर की तरफ, आर वेक्टर की तरफ। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखो जरा ध्यान से देखना।
अगर इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ई के ऊपर क्या लग जाएगा, पहले तो वेक्टर लग जाएगा। सही है। और ये है इसका क्या, मैग्नीट्यूड, तो ये पूरी वैल्यू लिखी जाएगी। सही है। और डायरेक्शन क्या है, आर की तरफ। तो आर की तरफ डायरेक्शन कौन बताएगा, आर कैप। मैंने बताया था कैप से डायरेक्शन बताई जाती है, यूनिट वेक्टर होते हैं। तो क्योंकि आर की तरफ है तो आर का यूनिट वेक्टर लिया जाएगा, तो आर का यूनिट वेक्टर क्या हुआ, आर कैप। तो ये इस फॉर्मूले की क्या लिख दी हमने, वेक्टर फॉर्म लिख दी। हालांकि ये पूछता नहीं है लेकिन आपको आना चाहिए लिखना, नोट करो। क्या देखो, अगर यहां पर अगर आपसे ग्राफ पूछा जाए ई वर्सेस आर में, ई वर्सेस आर में, ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, आर क्या डिस्टेंस। तो ई और आर में अगर ग्राफ बनाएंगे हम तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है देखो। ये जो वाई एक्सिस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएगी, और ये जो एक्स एक्सिस है ये रेडियस इसकी डिस्टेंस को दिखाएगी। तो देखो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि आर ई जो है ना, ई वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के। देखो फॉर्मूले में देखो, आर नीचे है ई ऊपर है, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, 1/r के। कहने का मतलब यह है अगर आर को आप बढ़ाओगे तो ई क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आर को बढ़ाने का मतलब है इस पी पॉइंट को यहां से यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, है, कम होती जाएगी। दूर जाएंगे ना वायर से तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है। यानी अगर बात करी जाए यहाँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, या यहाँ पर तो बिल्कुल वायर के अंदर ही आ गए, तो थोड़ा सा वायर से बाहर जाओ, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे फिर आर के आप पास जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। तो मान लो यहाँ पर, क्योंकि अब आर की वैल्यू बहुत कम है ना, आर की वैल्यू बहुत कम मतलब वायर के बहुत पास, वायर के बहुत पास हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पर ज्यादा होगी। फिर दूर जाओगे थोड़ा सा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, और घट जाएगी। फिर और दूर गए तो और घट जाएगी, और दूर गए और घट जाएगी, और दूर गए और घट जाएगी। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा आएगा ये। ये ग्राफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और आर, ठीक है, नोट कर लो। ग्राफ ही समझ में आया। जब आर बहुत कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा, फिर आर को बढ़ाते जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, और फिर घटती चली जाएगी। जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक क्या जीरो हो जाएगी। अगर जीरो हो जाती तो मैं इसको मिला देता, देखो मिले, मिलता नहीं है कभी भी ग्राफ ये। जीरो तब होगी जब आर कहाँ होगा, इनफाइनाइट पर। तो आर इनफाइनाइट पर जाओगे तो फिर ई इनफाइनाइट पे जीरो होगा, तो इनफाइनाइट तो है ही नहीं, यहाँ पे बहुत दूर जाना पड़ेगा। दूर क्या है, वो तो खत्म ही नहीं होगा ना। तो इसलिए इसको मिलाना नहीं है कभी भी लाइन से, अगर मिला दिया तो फिर गलत हो जाएगा। मिटा दूं, सही है। तो ये पहला एप्लीकेशन आपने करा, वायर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिए। अब दूसरे एप्लीकेशन में हम करेंगे प्लेट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। उसमें सिग्मा होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलो, एक होमवर्क दे रहा हूँ घर से करने के लिए, नोट करो जरा। सबको करके लाना है, चेक करूंगा कल। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 1.22। एक बार पढ़ दो जरा, मैं चेक कर लूं वही है नहीं है। क्या है पढ़ना। हाँ यही है, इसको घर से करके लेके आना है तुम, अपने आप कर सकते हो इसलिए दिया है। इसमें कुछ करना नहीं है, इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। कह रहा है कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। समझ में आया क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं कोई अनंत रैखिक आवेश, अनंत रैखिक आवेश का मतलब वायर ही है। अरे इधर समझो, अनंत रैखिक आवेश मतलब अनंत तक लीनियर चार्ज फैला है, और अनंत तक लीनियर चार्ज किस पे होता है, वायर पे। अनंत रैखिक आवेश का मतलब समझो आप, तो बोला अनंत रैखिक आवेश मतलब क्या है इसका,
आवेश तो जानते हैं ना, आवेश। आवेश है रैखिक का मतलब लाइन पर, और वो लाइन कहाँ तक है? अनंत तक। तो तार ही तो है, जो अभी हमने पढ़ा अनंत विस्तार वाला तार, वही तो है। तो देखो ऐसे शब्द आते हैं। तो अनंत रैखिक आवेश की वजह से 2 सेंटीमीटर दूर, कितने सेंटीमीटर दूर? तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दे रखी है, कैलकुलेट नहीं करनी, दे रखी है। उसकी वैल्यू दी है आपको 9 × 10⁴। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है न्यूटन पर कूलम। तो पूछा क्या है? रैखिक आवेश घनत्व बता दो, यानी लेमडा बता दो, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर यानी रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश क्या पूछा है? घनत्व। और ये क्या होता है? लेमडा। तो लेमडा पूछा है, ये किसकी वैल्यू है? आर की। ये किसकी वैल्यू है? ई की। फॉर्मूला लगाओगे, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा आर। इस पूरे की वैल्यू जानते हैं, आर की वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, क्या निकालना है? लेमडा निकालना है। मुझसे करके लाना घर से। अब इसका जो सेकंड एप्लीकेशन है वो मैं आपको कल कराऊं।